Our today's lecture is about spectrum. ठीक है, हमने स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करना है. हमने इलेक्ट्रॉन का रेडियस, एटम का जो रेडियस है वो स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टडी कर चुके हैं, वो डेरिवेशन थी. अभी आपका एक आज का जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है कि स्पेक्ट्रम. ठीक है, आप लोगों ने सबने देखा होगा प्रैक्टिकल लैब में जब आप करते हो कि प्रिज्म के अंदर से जब भी व्हाइट लाइट भी पास करती है तो आपको एक रेनबो नजर आती है, स्प्लिट कलर्स नजर आते हैं. ठीक है, या अक्सर दफा आफ्टर रेन भी आपको जो है आसमान के ऊपर रेनबो नजर आ रही होती है. ठीक है, तो वो किस तरह से रेनबो क्या होती है, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, इमर्ज हुए होते हैं, इससे के अंदर फ्यूज है. ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, स्पेक्ट्रम है. ठीक, अब स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन अ रेडिएशन ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म. ठीक है, जब प्रिज्म में से लाइट पास करती है तो रेडिएशंस अंडरगो रिफ्रैक्शन और बेंडिंग. डिफरेंट फिनोमेना होते हैं लाइट के. रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, बेंडिंग होती है, डायफ्रैक्शन है. ठीक है, तो जब आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो रही होती है, जो लाइट है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं. अब जो आपकी व्हाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं. ठीक है, तो 7 कलर्स अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, बेंड हो जाते हैं. द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, लाइट ने क्या होना है, जब वो प्रिज्म में से पास कर रही है तो वो रेडिएशंस क्या करती हैं, बेंड होनी है. ठीक, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, अब वो कितना बेंड होगी लाइट, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. उस लाइट की जो फोटोन, फोटोन क्या थे, एनर्जी पैकेट्स थे. ठीक है, वो एनर्जी पैकेट्स की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा कि किसी ने कितना बेंड होना है. आपके जो है बेंडिंग किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन के ऊपर. ठीक, और रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इज बेंड टू अ स्मॉलर डिग्री. वो जो है लाइट, वो रेडिएशंस वो कम बेंड होंगी. वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो जो बेंडिंग है उसकी स्मॉलर डिग्री पे होगी. ठीक है, यानी इनवर्स रिलेशन है. ठीक, द रेडिएशन ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ, और जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली है वो जो है हाई डिग्री के ऊपर बेंड होंगी. ठीक, ये इनवर्स रिलेशन है आपके पास वेवलेंथ का और बेंड का. कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वो आपके पास शॉर्टर डिग्री के ऊपर बेंड करेंगी. ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी कि जो व्हाइट लाइट है, ये जो हमारे बल्ब्स और ट्यूब लाइट्स के अंदर है, ये व्हाइट लाइट. ठीक है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स एंड सो आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म व्हाइट लाइट इज स्प्लिटेड अप इनटू रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. ठीक है, अब हमारी जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं. ठीक, वो भी जब किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो स्प्लिटिंग होती है और हमें एक रेनबो नजर आती है. ठीक है, वो कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं. The colors of visible spectrum are violet, indigo, blue, green, orange, yellow and red, जिसको हम विब्रियो भी कहते हैं. ठीक है, और इनकी वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. ठीक है, ये आपके पास व्हाइट लाइट जो विजिबल लाइट है उसकी रेंज बता रहे हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, यानी वॉयलेट से लेकर रेड तक की ये वेवलेंथ उन्होंने आपको दी हुई है. ठीक, in addition to the visible region of the spectrum there are 7 other regions. अच्छा जी, इन regions के अलावा, ये सिर्फ white light जो आपका पास visible है, इसके अलावा भी रेडिएशंस यानी कि लाइट के रीजन्स हैं. और वो कौन कौन से आपके पास हैं, आप लोगों के पास फिगर अपनी बुक्स के अंदर देखिएगा, यहाँ क्लियर नहीं है. फिगर 5.13 के अंदर उन्होंने आपको दिया विजिबल एंड द अदर रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्सट्रीम, अगर आप राइट पे देखोगे तो आपके पास लिखा हुआ है गैमा रेज है. ठीक है, फिर एक्स रेज है, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट है, फिर ये ग्रे वाला जो है ये विजिबल रीजन है. ठीक है, विजिबल लाइट. उसके बाद आपके पास ये इंफ्रारेड है. अब इंफ्रारेड भी फर्दर 3 टाइप्स का है, एक आपके पास फार है, एक मिडल है और एक नियर है. ठीक, उसके बाद इंफ्रारेड रीजन के बाद है माइक्रोवेव रीजन है और रेडियो फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, ये डिफरेंट रेस के अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ उनको उन्होंने सेपरेट किया हुआ है. रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग देखोगे तो इसकी जो वेवलेंथ है वो आपके पास है 10⁻⁹. ठीक है, फिर उसके बाद जो माइक्रोवेव्स हैं इनका रीजन क्या है, 10⁻⁷. इंफ्रारेड वालों का जो रीजन है वो 10⁻⁵ से लेकर 800 तक, 10⁻⁵ से लेकर 800 तक, ये सारा इंफ्रारेड का रीजन है. ठीक है, और ये सेंटर में भी आपके पास विजिबल है. विजिबल कितना है, 400 से 800. विजिबल से अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो ये सारे रीजन्स क्या हैं, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है. विजिबल लाइट ये वाला था, विजिबल लाइट ये ग्रे पोर्शन. अगर आप इससे लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो ये इन सब की वेवलेंथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी, इन सब की जो है वेवलेंथ ज्यादा है. ठीक है, और अगर आप विजिबल लाइट से राइट साइड को मूव करते हैं जो कि यूवी का है, एक्सरे का और गैमा रेज का,
इनकी वेवलेंथ क्या है, कम होती जा रही है। 400 पे यूवी की आ गई है 10, फिर एक्स रेज आ गया 0.1 और गैमा रेज आपके पास 0.001। ठीक है, तो विजिबल लाइट के लेफ्ट साइड पे ये हाई वेवलेंथ वाले हैं, और जो यूवी विजिबल लाइट के जो राइट साइड के ऊपर हैं ये सारों की वेवलेंथ कम है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट के अंदर पढ़ा था वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि यहाँ पे विजिबल लाइट की अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे थे तो इनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होगी। ठीक, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो आप लोग चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है आप लोगों के पास बुक में ज्यादा क्लियर आपको नजर आ रहा होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ये क्या होती जा रही है फ्रीक्वेंसी। अगर आप विजिबल लाइट की तरफ राइट साइड को मूव करते हैं यानी गैमा रेस को, तो गैमा रेस की अगर आप चेक करें फ्रीक्वेंसी तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जबकि इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है। गैमा रेस की वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज ऐसा आपने याद नहीं करनी। ठीक है, ये जो आपको सिर्फ ये फिगर समझाने का मकसद ये था, ये आपने सिर्फ ये याद रखना है कि विजिबल से हाई वेवलेंथ वाले कौन से, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, और ये आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये आपने नेम्स याद रखने हैं। और विजिबल से लो वेवलेंथ वाले यूवी है, एक्सरेज हैं, गैमा रेज हैं, ये आपने नेम्स याद रखने। आपने ये वेवलेंथ की वैल्यूज या ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आप लोगों ने याद नहीं करनी। आपने जो सिर्फ याद करनी है वो विजिबल लाइट की, विजिबल लाइट का रीजन कौन सा है, 400 से 800 नैनोमीटर, सिर्फ एक ही विजिबल लाइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये सिर्फ याद रखने हैं इनके नेम्स कि कौन से हाई वेवलेंथ वाले हैं और कौन से लो वेवलेंथ वाले। जस्ट ये आपने नाम याद रखने हैं, वैल्यूज आप लोगों ने याद नहीं करनी। अच्छा जी, इन एडिशन टू द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो कहते हैं जी इन एडिशन टू द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम देयर आर 7 अदर रीजन। वो कहते हैं विजिबल के अलावा भी 7 रीजन हैं। ठीक, उसके बाद वो कौन कौन से रीजन है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रेज है, गैमा रेज है, कॉस्मिक रेज आर टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। ठीक है, लोअर वेवलेंथ पे कौन कौन से हैं, यूवी है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूवी, एक्स रेज, गैमा रेज और कॉस्मिक रेज है, और टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। ठीक, द स्पेक्ट्रम दे पोजेसेस द फोटॉन्स विद ग्रेटर एनर्जी। इनकी वेवलेंथ कम है लेकिन इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा है। ठीक है, ये जो आपके पास जिनकी वेवलेंथ कम है उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और उनकी एनर्जी भी ज्यादा है। ऑन द अदर साइड ऑफ द विजिबल रीजन, यानी कि अगर जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करें, अब क्या होगा, वेवलेंथ है ज्यादा, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और इनकी एनर्जी भी कम है। ठीक है, अब इस साइड पे कौन कौन से, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है। ये आपको फिगर 5.13 में उन्होंने शो किया हुआ है। द कंटिन्यूटी ऑफ वेवलेंथ्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यूटी है, जैसे ही 800 के बाद ये नहीं है कि अगला रीजन 800 से, जैसे आपका इंफ्रारेड या मैं यूवी से अल्ट्रा वायलेट, यानी कि आप विजिबल लाइट से अगर अल्ट्रा वायलेट में मूव करें तो ये 400 से 10, तो ये 400 से कंटिन्यू है कि 400 से ऐसा ऐसा 390, 380, 370 इस तरह से ये मूव करता जा रहा है। एक कंटिन्यूटी होती है इसके अंदर। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं है कि 400 से 10 डायरेक्ट जंप नहीं करता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता 400 से कम होती होती ये 10 के ऊपर जाती है वेवलेंथ। ठीक है, एक कंटिन्यूटी है इसके अंदर। अच्छा जी, आप लोगों ने अक्सर दफा आईआर का नाम सुना होगा, या यूवी रेस का तो बहुत दफा हम सुनते हैं, कॉस्मिक रेस का भी, गैमा रेस का भी। जैसे हमारे सनलाइट में होती हैं तो हम कहते हैं सन ब्लॉक लगाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत हार्मफुल रेस हैं। आईआर होता है इसमें यूवी रेस, तो ये यूवी जो है ये शॉर्ट फॉर्म होती है अल्ट्रा वायलेट की, और आईआर जो है वो इंफ्रारेड की है। ठीक है, इसी तरह से एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं। ठीक है, ये इनके नेम्स हैं। अच्छा जी, अब स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आ जाती है, क्या विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन। विजुअल यानी कि जो आप देख सकते हैं, डिस्प्ले होता है किसका, और या डिस्पर्शन, डिस्पर्शन यानी कि स्प्रेड हो जाती है कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। आपको अभी, अगर आप अभी जिस रूम में भी बैठे हैं ना, आप लोग लाइट ऑन की हुई है तो आपको एक व्हाइट लाइट, एक कलर नजर आ रहा है। ठीक है,
वो व्हाइट लाइट जब आप किसी प्रिज्म में से पास करवाते हो तो आप देखोगे वो सिर्फ एक सिंगल लाइट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, अ विजुअल डिस्प्ले, ठीक है, a visual display or dispersion of component of white light when it pass through a prism is called spectrum। तो जब आप उसका कलर्ड पैटर्न देखेंगे तो आप उसको कहेंगे कि ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ द कंपोनेंट, dispersion of the component of white light when it pass through a prism is called a spectrum। ठीक, अब स्पेक्ट्रम भी आपके पास टू टाइप्स के हैं। एक आपके पास होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक है लाइन स्पेक्ट्रम। नेम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होगा, कि इसके अंदर जो कलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी व्हाइट लाइट, जब आप रेनबो देखते हो तो आपको रेनबो के वो जो कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो सारे कलर्स आप देखोगे एक दूसरे के अंदर फ्यूज्ड होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मर्ज हो रहे होते हैं। वॉयलेट से इंडिगो में जा रहा होगा, इंडिगो से, मतलब वो सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हुए होते हैं, ठीक है। कोई आपको शार्प बाउंड्री उसके अंदर नजर नहीं आ रही होती, तो वो आपका इस तरह का स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। वो आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसके अंदर आपको कोई भी बाउंड्री नहीं नजर आ रही थी कलर्स के दरमियान में। In this type of spectrum, the boundary line between the colors cannot be marked। बाउंड्री लाइन कोई नहीं होती, सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, डिफ्यूज हुए होते हैं। द कलर्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर, वन कलर मर्जेस इनटू द अनदर विदाउट एनी डार्क स्पेस, ठीक है। दरमियान में कोई आपको ब्लैक कलर की लाइन या कोई डार्क लाइन नजर नहीं आएगी, एक कलर दूसरे के अंदर मर्ज हो रहा होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज रेनबो, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल कौन सी आपके पास, रेनबो है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइट इमिटेड बाय द सन, जैसे सन बेसिकली जो है रेनबो कब हमें नजर आती है, आफ्टर रेन। आफ्टर रेन क्यों नजर आती है, बेसिकली हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे जो लाइट पास करती है प्रिज्म में से उस टाइम रेन के बाद रेनबो किस तरह से नजर आती है, प्रिज्म फिर कहाँ पे आता है, जो रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो सस्पेंड कर जाते हैं, यानी कि वो दरमियान में हवा में कहीं रुक जाते हैं, ना वो अर्थ में मतलब हमारी जमीन पे नीचे आते हैं ना वो ऊपर होते हैं, वो दरमियान में कहीं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है। रेन के ड्रॉपलेट्स, रेन के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म के तौर पे एक्ट करते हैं। जब उन रेन ड्रॉपलेट्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो प्रिज्म के तौर पे एक्ट करते हुए जो सनलाइट है उसको स्प्लिट कर देते हैं और हमारे पास रेनबो हमें नजर आती है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स आ रहे होते हैं, ठीक। अच्छा जी, इमिटेड बाय द सन और इनकेडेशन यानी कि कोई इलेक्ट्रिक लाइट सॉलिड्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइट सॉलिड जैसे कि जब हम अगर कोई टॉर्च रखते हैं, ठीक है, उस तरह से भी आपको नजर आएगा। और ये करेक्टरिस्टिक किसका है, मैटर इन बल्क। अगर आपको कभी भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किसी चीज का नजर आता है तो इसका मतलब है कि जो कोई मैटर है जिसमें से ये लाइट पास करके स्प्लिट हो रही है वो बल्क में है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। तो तब आपको ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नजर आएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या है कि बाउंड्री लाइन मार्क नहीं है, कलर्स एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हुए हुए हैं, कोई डार्क स्पेस नहीं है, ठीक। और क्या है, इसकी बेस्ट एग्जांपल रेनबो है, ठीक है। और ये करेक्टरिस्टिक किसका है, मैटर इन बल्क, के जो मैटर जिसके अंदर से लाइट पास की है वो मैटर, वो चीज बल्क अमाउंट में है, यानी कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम बिल्कुल इसके इनवर्स है, ठीक है। अब एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम, व्हेन एन एलिमेंट और इट्स कंपाउंड इज वोलेटाइज, पहले आपने क्या करना है, एलिमेंट को या कंपाउंड को वोलेटाइज करना है, ठीक है। वोलेटाइज करने का क्या मतलब है कि आपने उसको गैसियस स्टेट में करना है, ठीक। वोलेटाइज करेंगे ऑन अ फ्लेम एंड द लाइट, आपने फ्लेम पे यानी कि हीट करके उस जो भी आपका एलिमेंट है ये कंपाउंड है उसको आपने गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एंड लाइट इमिटेड इज सीन थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर, और फिर जो उसमें से लाइट इमिट होगी जो निकल रही होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम, आप उसको किससे देखोगे, स्पेक्ट्रोमीटर से। जैसे स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम्स को मैयर करने के लिए, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर, जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर मैयर करने के लिए, इस तरह से स्पेक्ट्रम को मैयर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर। वी सी डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। तो ये एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम क्या है कि पहले सबसे पहले आपने एलिमेंट या कंपाउंड को क्या करना है, वोलेटाइज
वोलेटाइज करने के बाद यानी गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करोगे, फिर क्या होगा, आप उसको जब स्पेक्ट्रोमीटर पे देखते हैं तो आपको लाइंस नजर आती हैं, ठीक है, अलग अलग लाइन, जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा ब्लू के दरमियान में ये व्हाइट लाइंस, यानी कि एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज नहीं है, ये एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है, बाय डार्क स्पेसेस। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम। ये आपको लाइन स्पेक्ट्रम या जो स्पेक्ट्रम के दरमियान में लाइंस नजर आने की रीजन क्या है, किसका मतलब है कि आपने एटम का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब नजर आता है, जब मैटर इन बल्क बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, और जब आप बहुत स्मॉल अमाउंट में यानी एटम का स्टडी करते हैं तब आपके पास आता है एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम। The number of lines and the distance between them depend upon the element volatile. ये एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ लाइंस, जैसे ये आपको नीचे एटॉमिक स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है हाइड्रोजन का, तो ये जो व्हाइट लाइंस आपको नजर आ रही है ना, तो ये लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ लाइंस, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखें तो ये बहुत करीब करीब लाइंस है, यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है। ये किस पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट के ऊपर, कि वो कौन सा एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ही लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन्स 2 येलो कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप सोडियम का स्टडी करते हैं तो आपके पास कितनी लाइंस आएंगी, सिर्फ 2 लाइंस, ठीक है, 2 येलो कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस, ठीक। सिमिलरली द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अब ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और इनके दरमियान में डिफरेंट डिस्टेंस है, एक तरह का डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे ये क्लोज है और यहाँ पे इनके दरमियान का डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, ठीक है। It is also been observed that distance between the lines for the hydrogen spectrum decreases with the decrease in wavelength. अच्छा जी, distance between the lines, अब ये इन lines के दरमियान का जो distance है ये decrease कब होता है, जब wavelength के अंदर decrease आए। तो ये आपके पास important line है, इसको अपने पास highlight कर ले कि distance between द स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस डिक्रीज कब करता है, जब डिक्रीज इन वेवलेंथ होगा, एंड द स्पेक्ट्रम बिकम्स कंटिन्यूस। अच्छा, अब ये जो लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कब बन जाता है, आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, कुछ टाइम बाद कुछ वेवलेंथ पे जाके ये एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस तरह से, कि जैसे ये आपको अब नजर आ रहा होगा ये लाइंस बड़ी एक दूसरे करीब करीब है, फिर ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एक दूसरे के अंदर ये फ्यूज्ड हो जाएंगे, और जब ये फ्यूज्ड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की तरह ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर और सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम स्टडी, एलिमेंट को हमने क्या करना है, हीट करना है हाई टेम्परेचर पे, या हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, हमें इसको करना था वोलेटाइज यानी गैसियस स्टेट में, ठीक है। फिर हमें ये जो स्पेक्ट्रम है ये 2 वेज का होगा, एक होता है एटॉमिक इमिशन और एक होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, इमिशन, आपने स्पेक्ट्रम को तब स्टडी करना है जब इसमें से रेज जो है इमिट हो रही होंगी, ठीक है। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, आपने वो वाला स्पेक्ट्रम जो लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आपके पास जो स्पेक्ट्रम आएगा उसको हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये पेपर में आपके पास ये डिफरेंस में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक और लाइन एटॉमिक और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, या डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक इमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये इस तरह से करके ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, व्हेन सॉलिड्स आर वोलेटाइज, ठीक है, यानी कि जो आपका एलिमेंट है उसको आपने वोलेटाइज किया इन द गैसियस स्टेट, आर हीटेड, ठीक है, आपने इसको हीट किया टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर देके उसको वोलेटाइज कर दें, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, ठीक। रेडिएशंस ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स आर इमिटेड, जब आप इसको आप हीट कर रहे होते हैं तो क्या होगा, ये आपका सपोज ये एटम, इधर सारे एटम्स हैं, ठीक है, इसको आप जब एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी किसी तरह से हाई टेम्परेचर से एनर्जी दे दें या आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से उसको एनर्जी दे दें, तो क्या होगा कि इसमें से अभी आपको रेस इमिट होती नजर आ रही है, ठीक है, ये एरोस बाहर की तरफ आ रहे हैं कि ये रेस इमिट हो रही है, ठीक है। जब ये रेस इमिट होके डिटेक्टर के पास जा रही है, उसने ये आपको एक स्पेक्ट्रम दे दिया है, ठीक है। दिस स्पेक्ट्रम ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस
रेडिएशंस कंटेन ब्राइट लाइंस, आपको ये ब्राइट लाइंस नजर आ रही होंगी व्हाइट कलर की, अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, ये पीछे एक ब्लैक कलर का आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अगर ब्राइट लाइंस अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, तो इसका मतलब है ये जो स्पेक्ट्रम है ये आपके पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि जहां पे ये इमिट हो रही है ना वहां पे आपको ब्राइट लाइन नजर आएगी, ठीक है, फिर कोई अगर इमिशन नहीं हुई वहां पे आपको डार्क बैकग्राउंड नजर आता जाएगा। तो ये आपके पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम है। इसकी कैसे पता चलता है कि जो रेज इमिट होती हैं वो डिटेक्टर पे जाएंगी और वो आपके पास, और इम्पॉर्टेंट क्या चीज है, ब्राइट लाइंस अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। अब इसके इनवर्स, इसी के इनवर्स आपके पास आ जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ गैसियस सैंपल। अब आप क्या कर रहे हो, ये आपका गैसियस सैंपल है, इसमें आपने लाइट पास करवा रहे हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट आप पास करवाओगे, ये व्हाइट लाइट को एटम इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, सपोज ये आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, ये व्हाइट लाइट जा रही थी, इसने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन सिर्फ एक ही जो थी वो इमिट हुई है, ठीक है, सिर्फ एक इधर से जा रही है, बाकी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हो गई हैं, ठीक। तो अब फिर the element absorb certain wavelengths while the rest of wavelength pass through it, और कुछ इसमें से wavelength pass भी कर जाएंगी और कुछ ही absorb कर लेगा। The spectrum of this radiation is called atomic absorption spectrum. The wavelength of the radiation that have been absorbed by the element appear as dark lines and the background is bright। और यहाँ पे क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लिया था तो एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, आपको डार्क लाइंस नजर आएंगी अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो इनका जो मेन डिफरेंस है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और इमिशन का, कि एटॉमिक इमिशन के अंदर ब्राइट लाइंस अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में आपको डार्क लाइंस अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड आपको नजर आती हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या है, it is interesting to note that the position of wavelength of lines appearing in both emission या absorption spectra are exactly the same। आपके पास अगर आप किसी भी चीज का emission spectra लेते हो, फॉर एग्जांपल आप सोडियम का या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट का ही आप अगर emission spectrum लेते हो तो वो सिर्फ आपके पास सेम ही आएगा, बेशक आप उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लो वो भी सेम आएगा, लाइंस एक ही जगह पे मिलेंगी, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि एमिशन के अंदर आपको ब्राइट लाइंस मिल रही होंगी, एब्जॉर्प्शन के अंदर आपको डार्क लाइंस मिल रही होंगी, ठीक है, लेकिन स्पेक्ट्रम जो है वो सेम होगा, सिर्फ कलर्स का डिफरेंस होगा कि ब्राइट लाइंस हैं या डार्क लाइंस हैं। स्पेक्ट्रा आर एग्जैक्टली द सेम, आपको लाइंस वहीं पे ही मिलेंगी। इन emission spectrum these lines appear bright because the corresponding wavelength are being emitted by the element, और whereby एब्जॉर्प्शन में क्यों डार्क नजर आ रही है, क्योंकि वो वेवलेंथ उसने एलिमेंट ने एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है, इस वजह से ब्राइट क्यों नजर आती है, क्योंकि वो इमिट हुई होती हैं, और डार्क क्यों नजर आती है इसके अंदर लाइंस, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है इमिशन और एब्जॉर्प्शन का, बाकी स्पेक्ट्रा आपको सेम ही मिलेगा, डिस्टेंस जहां पे जो लाइन आनी है वो वहीं पे आएगी, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, वो लाइट होगी या डार्क होगी, सिर्फ ये इतना सा इसका डिफरेंस है। ये आपके इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये डिफरेंस आते हैं मोस्टली इसके।